खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। रामनगर के नेशनल हाईवे 309 पीरू मादारा में मंगलवार की देर रात अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि मंगलवार रात ग्राम मजरा पीरू मदारा निवासी 21 वर्षीय गौरव सैनी की मौत हो गई। इस हादसे में उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कल करीब 9 बजे शाम को एक सूचना थाने पर एक्सीडेंट की प्राप्त हुई थी, जिसमें मौके पर पुलिस टीम गई थी। एक बाइक सवार व्यक्ति की अज्ञात वाहन से टक्कर लगकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें युवक की मृत्यु हो गई है। युवक की पहचान गौरव सैनी, ये मजरे का रहने वाला पीरू मदारा का 21 वर्षीय है, इसके रूप में हुई है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के इकबालपुर में उत्तराखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद आदिल फरीदी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकबालपुर फाटक से खाता खेड़ी ग्राम तक मशाल यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के जोरदार नारे लगाए गए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद आदिल फरीदी ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और प्रदेश प्रभारी शमीम अलवी के निर्देश पर मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ जो अन्याय किया उसे कांग्रेस कार्यकर्ता और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की जनता के दिलों में जगह बनाई है। राहुल गांधी की लड़ाई में प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद अरशद ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर केंद्र सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है और इसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी के साथ में नाजायज हो रहा। कांग्रेस पार्टी जो है वो सारी की सारी जो है किसी पर कुछ तोहमत लगा कर किसी पर कुछ करके राहुल गांधी को जो है सदस्यता ख़त्म कर दी गई। तो अब उसी के उसमें जो है कांग्रेस पार्टी जो है कर रही है, उसके उपलक्ष्य में ये आज का कार्यक्रम जो हुआ है, मशाल जुलूस जो निकाला गया है खाता खेड़ी में, तो ये उसी के उपलक्ष्य में है। जुलूस जो निकाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक इमरान प्रतापगढ़ी के दिशा निर्देश पे और शमीम अलवी उत्तराखंड प्रभारी उनके दिशा निर्देश पे ये राहुल गांधी के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला है। जो तानाशाही भाजपा सरकार ने कर रखी है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। और जो है राहुल गांधी जो है कालों से लड़ रहे हैं, इनके पूर्वज गोरों से लड़े थे और ऐसा नहीं है। जो अन्याय राहुल गांधी के साथ करा है अल्पसंख्यक विभाग और पूरी कांग्रेस उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब के संगरूर चलते हैं, जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लड़े तो उसे मुल्क की लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ 1901 ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। 1931-32 ਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੁਰਕੀ, ਫਿਰ ਕਿਊਬਾ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਚ ਲਾਇਆ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਗੋਰੀ हुकूमत ने फड़ के जेल च देता, लुक छिप के भी रहते रहे। भारत के आज़ाद होने तो बाद लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ आईयां,
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, MP ਇੱਥੋਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 19 ਚ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। 22 ਚ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 7 ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 1850 ਦਿਨ ਬਣਦਾ। ਲਾ ਲਓ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1850 ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 50 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ स्मारक प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे हुए थे पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने इस बीच कई अहम बातों का जिक्र किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया। सीएम आवास में मंगलवार शाम को आयोजित हुई बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ और बैठक में लोकसभा सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सांसदों के चुनाव, साथ ही चुनावी रणनीति और संसदीय क्षेत्रों की विकास योजनाओं को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान सांसदों ने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को गिनाने के साथ ही शेष रह गए कार्यों पर फोकस करने की जानकारी दी है। उत्तराखंड के 14 लाख परिवारों को हर माह 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक बाजार भाव से अधिक कीमत में मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को इस संबंध में कैबिनेट प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं और इसका लाभ प्रदेश के करीब 1.5 लाख से ज्यादा अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना वाले 12 लाख परिवारों को मिलेगा। विधानसभा सभागार में खाद्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा की है और इस दौरान रेखा आर्या ने अफसरों के साथ योजना का खाका तैयार किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि सरकार ने पूर्व में गरीब लोगों को सियासी रियायती मूल्य पर चीनी नमक देने का निर्णय लिया था और इस वर्ष बजट का प्रावधान कर दिया गया है। हर परिवार को दोनों वस्तुएं बाजार भाव से अधिक कीमत में दी जाएंगी। बाजार में चीनी 40 रुपए प्रति किलो है, राशन की दुकानों से चीनी 20 रुपए प्रति किलो दी जाएगी। साथ ही नमक भी आधे दाम पर उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक को वर्तमान में 13.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हर महीने 1 किलो चीनी दी जाती है। बैठक से ये तय हुआ है कि अगली आने वाली कैबिनेट में हमारी कोशिश रहेगी कि विभाग जो है वह नमक का भी प्रस्ताव और चीनी का भी प्रस्ताव जो है वो लेकर आए, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे अंत्योदय परिवार हैं और जो हमारे PHH कार्ड धारक हैं उनको पर कार्ड जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है उनको 50% सब्सिडी के साथ में उनको प्राप्त हो सके, इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ साथ में
पर राशन कार्ड और पर राशन डीलर को पर केजी 1 रुपये लाभांश के भी दिए जाने के निर्देश जो है विभाग को दिए हैं। बढ़ते आगे, जनपद पौड़ी जिले के राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदोलाराई में प्रवेशोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान संगीता देवी, विशिष्ट अतिथि पत्रकार भगवान सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023 और 24 में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर विद्यालय और सीएमसी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को शिक्षकों ने निःशुल्क कॉपियों के सेट भी प्रदान किए। प्रवेशोत्सव में पूर्व सीएमसी अध्यक्ष प्रेमलता देवी, दुर्गा देवी सहित विद्यालय की भोजन माता रोशनी देवी, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष रूपा देवी, अभिभावक गोपाल थापा उपस्थित थे। आयोजित समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किया। गत वर्ष विभिन्न शैक्षिक और शिक्षणोत्तर कर्मों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्रों और समेत विद्यालय में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय ने पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमसी अध्यक्ष अनिता नेगी, संचालन वरिष्ठ अध्यापक विजेंद्र कुमार भट्ट ने किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। पौड़ी जनपद में हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया गया। इस दौरान पौड़ी जनपद के विद्यालयों में करीब 1 से 5 तक 1830 और कक्षा 8 से 8 तक 6 से 8 तक 2833, कक्षा 9 से 12 तक 1631 छात्रों के एडमिशन हुए। कुल मिलाकर 6294 छात्रों के विद्यालय में एडमिशन हुए हैं। आदि योगी जी को, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हमारे रुक करते हैं अगली खबर का। सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार देश और विदेश में आगे बढ़ाने के लिए अखाड़ों में युवा संतों को संन्यास की दीक्षा दी जा रही है। निरंजनी अखाड़े ने बताया कि जल्द ही युवा संत स्वामी आदि योगी को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा और स्वामी आदि योगी महाराज ने दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी का आशीर्वाद लिया। निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने कहा कि स्वामी आदि योगी योग और अध्यात्म के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे आदि योगी युवा संत हैं और आज सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवा संतों की काफी जरूरत है। संन्यास की दीक्षा देकर महामंडलेश्वर पद पर आसीन करूंगा। अखाड़ों को युवा संतों की जरूरत है और जल्द ही अच्छा मुहूर्त देखकर आदि योगी को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। 14 अप्रैल सबसे अच्छा है। अरे आप तभी बोलो। आदि योगी जी को, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज ने अभी मुझे कहा, आदि योगी जी क्योंकि एक अच्छे संत हैं, अच्छे महात्मा हैं, कर्मठ हैं और अभी युवा हैं। इन्होंने अपने परिश्रम से एक सुंदर सा आश्रम का निर्माण किया है। तो मुझे लगता है युवा सन्यासियों को भी अवसर और समय मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा, मैं इनको दीक्षा दूंगा और सन्यास की दीक्षा दूंगा। सन्यासी हैं लेकिन फिर भी इन्हें सन्यास की दीक्षा दे करके और इन्हें महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त करूंगा। मुझे लगता है अखाड़े को युवा और अखाड़े के कर्मठ सन्यासियों की इसलिए आवश्यकता है कि वो धर्म की प्रचार करने में, पूरे भारतीय परंपराओं को आगे ले जाने में, पूरी दुनिया में उनका भ्रमण हो सके और पूरी दुनिया में, क्योंकि पढ़े लिखे श्रेष्ठ और कर्मठ योग्य और चरित्रवान साधु को बना करके अखाड़े को निसंदेह एक प्रसन्नता की अनुभूति होगी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन सरकार के सामने चारधाम यात्रा को लेकर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल एक और जहां कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की टेंशन को और बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में व्यापारी सरकार के धामों में सीमित संख्या के फैसले का विरोध कर रही है। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विपक्ष ने भी राज्य सरकार से यात्रा में सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने की मांग की है और इसीलिए हम कह रहे हैं
कि चुनौतियों का पहाड़ कैसे होगी यात्रा इस बार। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के कपाट 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। धामी सरकार चारधाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने का विरोध किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित, होटल और ढाबा कारोबारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बद्रीनाथ के होटल कारोबारियों ने सरकार द्वारा धामों में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को भेजे जाने के निर्णय का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने बद्रीनाथ धाम में जहां 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहराने की व्यवस्था है, वहां इस संख्या को सीमित करते हुए 18,000 कर दिया। ऐसे ही केदारनाथ में 15,000, गंगोत्री में 9,000, जबकि यमुनोत्री में 6,000 श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया है, जिससे चारधाम यात्रा से जुड़े व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होगा। मैं भगवान बद्री विशाल जी को नमन करते हुए, मैं क्योंकि यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट का अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सभी पूरा गांव यहाँ पे रोजगार से आश्रित हैं, तो हम आज से नहीं, इसको 2 महीने पहले से ही हमारे चारों धामों में जो एक संगठन बना है उसके माध्यम से हम लोग जो हैं सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हैं एक सीमित संख्या कर दी गई है। जैसे बद्रीनाथ में 18,000, केदार में 15,000, गंगोत्री और यमुनोत्री में 9,000 और 6,000 की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि धामों में इससे दुगनी व्यवस्था है। मैं अपने बद्रीनाथ की बात करता हूं तो इसमें लगभग 40,000 आदमियों की यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18,000 कर दिया है। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि कैसे लोग इस यात्रा को देखेंगे, और लोगों का 6 महीने से यही रहता है कि कब यात्रा खुलेगी, कब हम लोग अपना धंधे पानी में लगेंगे, कब अपना रोज़गार हम यहाँ पे सृजन कर पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने एक ऐसा पैमाना निश्चित कर दिया गया है जिससे कि बड़ा अफसोस होता है। और हमने बार बार मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बैठक हुई है, पर्यटन सचिव से बैठक हुई है, सतपाल महाराज जी से बैठक हुई है, और एसडीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, थानाध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से, डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इस व्यवस्था को जो है ख़त्म करो। कह के पंजीकरण जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, जबकि पूरा पोर्टल बंद हो गया है, ऑफलाइन व्यवस्था शुरू करो। और अभी 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जो है जोशीमठ में आए थे, और जोशीमठ में एक डेलीगेशन हमारा होटल एसोसिएशन का, पुरोहित समाजों का और स्थानीय लोगों का गया था। तो उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है यात्रियों की सीमित संख्या जो है ख़त्म कर दो। तो उन्होंने भरबली मौखिक तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ये उनसे निवेदन है, विशेष निवेदन है कि आप इसका नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, और इसको जो है आप जो है पेपरों के माध्यम से और क्या नाम है सरकार के नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ये निश्चित कर दीजिए कि वास्तव में ये हो चुका है। एक तरफ जहां व्यापारी सरकार के सीमित संख्या के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले वर्ष 47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे, और सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष पहले से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे। ऐसे में कोरोना की रोकथाम कैसे होगी, इसने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार के सामने चुनौतियां काफ़ी हैं, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि यात्रा ऐतिहासिक होगी और सभी को यात्रा के नियमों का पालन करना होगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है, सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। साथ ही विपक्ष ने धामी सरकार से यात्रा में सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने की मांग की है। जो भी चारधाम यात्रा पर आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर पाएँ। जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, वीआईपी यात्राओं के जो नियम हैं, उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है, और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आए तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, और यात्रा के अपने नियम हैं। यहाँ पर सभी लोग यात्री हैं। देखिए, इससे केवल हमारे कारोबारियों का नहीं, हमारे प्रदेश का प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से होता है। देश विदेश के लोग इस यात्रा में आते हैं
और आस्था में आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? एक गरीब आदमी जब भी लाइन लगती है, क्यों लगती है, गरीब आदमी ही सबसे पीछे होता है। गरीब आदमी के हक मारे जाते हैं। जब लिस्ट बनती है इस तरीके से, प्राथमिकता गरीब आदमी को नहीं मिलती। और वो जो गरीब आदमी जो ईश्वर का असली भक्त है, उसको कैसे मौका मिलेगा ऐसे में? और सरकार को इस बात का ध्यान देना, व्यवस्थाएं करनी चाहिए। चाहे कितने भी पिलग्रिम्स आएँ, उन सब की व्यवस्था ठीक से सरकार को करना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां संख्या सीमित होने से होटल ढाबा कारोबारी परेशान हैं, उनका कहना है कि शरण लेकर कारोबार करने वालों को काफ़ी नुकसान होगा। साथ ही कश्मीर में पर्यटन खुल जाने से यात्रियों की संख्या इस साल कम हो सकती है। तो दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि संख्या सीमित न होने से चारों धामों में जुटने वाली भीड़ से दुर्घटना का खतरा हो सकता है। भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित सुविधाओं के चलते व्यवस्था प्रभावित होगी। सीमित संख्या का भीड़ प्रबंधन करना आसान होगा और यात्री मंदिरों में सुरक्षित और सहज ढंग से दर्शन कर सकेंगे। देखना होगा आगे सरकार इस विरोध के बाद क्या अपना फैसला वापस लेगी या नहीं। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तराखंड की खबरों के बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि सुतली बम बनाते समय हादसा हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए। इंटौंजा पुलिस ने CHC इंटौंजा इलाज के लिए हालांकि इन घायलों को भेजा है। 3 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो लखनऊ में सुतली बम बनाते समय यह हादसा और 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन लोगों को सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए अवैध तरीके से यहां पर ये पटाखे बनाए जा रहे थे। हालांकि प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत पुराना माल लगा हुआ था। हाँ। आरिफ भाईजान का। हाँ। तो बहुत पुराना माल था, इसकी वजह से उसकी कह रहे थे कि सफाई कर ले। हाँ। तो उसकी वो सफाई कर रहे थे। हाँ। हम लोग उसी में बैठे हुए थे। हाँ। अचानक जो है आग लग गई। आग लगी तो धमाका भी हुआ था? हाँ, बहुत हल्का धमाका हुआ। कितने लोग थे जब धमाका हुआ लगभग? उसमें 3-4 लोग थे। 4 लोग थे। घायल कितने लोग? हाँ, घायल कितने लोग? 3 ही थे। 3 लोग आए हैं, 1 लोग वहीं है। 4 लोग कुल थे मतलब दुकान में। तो 4 लोग उस वक्त मौजूद थे और 4 लोग इस हादसे का शिकार हुए। ब्लास्ट होने से गंभीर रूप से झुलस गए। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। बागेश्वर से खबर है, जहां पर्यटन विभाग द्वारा कपकोट के केदारी बगड़ मैदान से जालेक तक 12 से 14 अप्रैल तक 3 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से पायलटों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में आर्मी, नेवी और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आसाम रेजिमेंट, हरियाणा और सिक्किम के पायलटों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर सोमवार को पिथौरागढ़ के पायलट मनीष मखोलिया द्वारा हवा में 53 किलोमीटर की दूरी तय की गई। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से इस बार जो है जनपद बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के केदारी बगड़ में जो है 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग ओपन एक्यूरेंसी प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें देश के 8 राज्यों की टीमें यहाँ पर प्रतिभाग करेंगी। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इंडियन आर्मी, सिक्किम, असम, यूपी, उत्तराखंड की टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें लगभग 45 से 50 पायलटों की यहाँ पर प्रतिभाग करने की संभावना है। और इसमें हमारी लगभग तैयारी हो गई है। हमने वहाँ पर मैदान में टेक ऑफ जो जालेक होगा वहाँ पर भी तैयारी कर ली है। लैंडिंग जो हमारा प्लेस है केदारी पर वहाँ भी तैयारी कर ली है। और जो भी हमारे पायलट्स आ रहे हैं उनकी आवाज़ भोजन की व्यवस्था हमने जनपद बागेश्वर में पूरी कर ली है।
अच्छा, मौसम बिगड़ता है तो उसको लेकर वो है वो मौसम ठीक है, इनकी जगह मौसम बिगड़ जाता है मौसम तो हम एक दिन एक्स्ट्रा रखेंगे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।